हेलो दोस्तों, आपका ज़बरदस्त स्वागत है हमारे चैनल यू टारगेट पर। और चलिए आज हम जानने वाले हैं हाल फिलहाल में चर्चा में रहे संगठन यूएन या संयुक्त राष्ट्र पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी आप जानने वाले हैं। और भारत क्यों इसकी परमानेंट मेंबर के लिए उत्सुक है या यूं कहें इसकी मांग करता आ रहा है। क्या है परमानेंट मेंबर, क्या है वीटो पावर, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। और क्यों यह संगठन पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है या यूं कहें बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड या यूएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी क्या 24 अक्टूबर को। क्या 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें कितने सदस्य हैं, क्योंकि इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो वह है 193 देश। ठीक, 193 देश। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य में। ठीक है, और इसकी आधिकारिक भाषा या बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तो है ही, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये इसकी क्या है आधिकारिक क्या है भाषा है। और इसके अध्यक्ष या यूं कहें महासचिव कौन, तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस जी, इसके महासचिव जी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे की गई या किन परिस्थितियों में करी गई। ठीक, तो चलिए पहले आप पढ़िए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। ठीक है, और आगे देख पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित करा कि इसका संबंध है सीधे तौर पर कहें युद्ध से या विश्व युद्ध से। ठीक, वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध, कौन चाहते थे, पूरी दुनिया चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध न उभर आए ना। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत 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 से राष्ट्र क्या थे। तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ इसका। ठीक, कि और क्यों बनाया गया यूनाइटेड नेशन, इसको बार बताता हूँ मैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, कब हुआ 1939 से लेकर 1944 तक क्या चला, सेकंड वर्ल्ड वार चला। और यह वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के मात्र 20 वर्षों के अंतर्गत ही दूसरा विनाशक युद्ध हुआ था। या यूं कहें 20 वर्षों के अंतर्गत ही विश्व के सभी प्रभावशाली देश आपस में पुनः लड़ भिड़े थे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही दुखद घटना थी, क्योंकि 20 वर्षों में ही युद्ध का सभी प्रभावशाली देशों का फिर से लड़ झगड़ना ये बहुत ही खतरनाक था पूरे दुनिया के लिए। तो दुनिया के देशों ने बैठकर यह निर्णय लिया, ठीक, कि जितने भी प्रभावशाली जो देश हैं उनको एक जगह बिठाकर एक ऐसी संगठन का निर्माण करा जाए जो दुनिया को वापस विश्व युद्ध की तरफ ना ढकेले या विश्व युद्ध होने से पहले ही जिसको रोका जा सके। ठीक है, और उस संगठन का नाम ही है यूएन। क्या
राष्ट्र संघ, ठीक है, और जिसकी स्थापना करी गई 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। उस परिस्थिति में यह निर्धारित किया गया कि दुनिया के सभी देशों को जो है क्या करा जाए, मिलाया जाए, ठीक, वह संगठन बनाया जाए, ठीक है, ये क्लियर। और उस संगठन में जो है आपसी क्या सहमति से ही क्या फैसला लिया जाएगा, ऐसा उसमें बात कही गई, ठीक है, क्लियर। इस पूरे संगठन की अध्यक्षता करने के लिए और जो है इस पूरे संगठन जो है की अध्यक्षता करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जाए जिसमें वे देश हों जो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो, विजेता हों, ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के विजेता देश हों। तो उसमें कौन थे, यूनाइटेड स्टेट। तो उसमें कौन कौन से देश थे दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट, यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन, ठीक है, और फ्रांस, ठीक है। तो ये वे शक्तिशाली देश थे जिनको यूएन की पावरफुल बॉडी या परमानेंट मेंबर की जगह दी गई। यह ऑफर भारत को भी दिया गया था, लेकिन भारत ने उस समय किसी भी यूएस के कहने पर 1950 में परमानेंट मेंबर बनने से इनकार कर दिया था, ठीक है। इसके बारे में हम कभी और डिटेल से बात करेंगे, अभी फिलहाल चलते हैं यूएन की तरफ। तो उस समय भारत ने मना कर दिया, ठीक है, लेकिन भारत यूएन का फंडिंग मेंबर था, मतलब कि जब यूएन बन रहा था तब भारत ने उसमें फंड करा था, ठीक है, या फंडिंग की थी या पैसे वैसे भी दिए थे, ठीक है। तो भारत क्या है, फंडिंग मेंबर है यूएन का जब वह बन रहा था, ठीक है। तो अब हम समझते हैं यूएन की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, संसद होता है, और संसद में भी सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, तो वह होती है कैबिनेट में, क्या, कैबिनेट में, ठीक है, किस में होती है, कैबिनेट में, ठीक है। संसद के अंदर हम पढ़ते हैं कितने, संसद के अंदर हम पढ़ते हैं 543 सीट, ठीक है, और इसमें से भी ज़्यादा सबसे ताकतवर क्या है वो तो पता ही है, कैबिनेट, जो पूरे कैबिनेट ही है जो पूरे देश को चलाते हैं, ठीक। और कैबिनेट के अंदर ही एक नेता होता है जो बनता है पीएम, जो पूरे देश का लीडर होता है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार 193 देश, कितने मेंबर हैं यूएन में, 193, ठीक, संस्था बनी जिसमें से सबसे ताकतवर कैबिनेट जैसी ही बॉडी बनाई गई जो है यूनाइटेड नेशन, जो है यूएनएससी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक। जिसमें ये देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर भारत ने तो उस समय परमानेंट मेंबरशिप लेने से क्या कर दिया था, मना, तो क्या भारत यूएन का मेंबर है, तो हाँ भारत है। भारत 8वीं बार, कितनी बार, 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, ठीक है। बात करें तो उसमें है यूएस है, यूएसएसआर जो अब रसिया बन चुका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, ये सभी परमानेंट मेंबर कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं P5, ठीक। इसको P5 कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये यूएन के परमानेंट मेंबर हैं। इन्हीं P5 में शामिल होना चाहता है कौन, अपना देश भारत, ठीक। क्यों P5 में शामिल होना चाहता है परमानेंट मेंबर में, तो मैं आपको बताता हूँ।
तो आप इस उदाहरण से समझिए कि अगर कोई रेवोल्यूशन पास कराना चाहता है, मान लो कोई देश कोई गलत हरकत कर रहा है जो पूरे विश्व पूरे दुनिया के लिए खतरा है, तो यूनाइटेड नेशन यह चाहता है कि उसको रोका जाए, तो वह उसको धमकाना चाहता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, नॉर्थ कोरिया अभी परमाणु परीक्षण कर रहा है, जो कि क्या है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, जिसका भारत ने भी खुलकर विरोध किया था नॉर्थ कोरिया का, और कहा था कि ये पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का मिली भगत है। ठीक, ऐसा भारत ने कहा, और यह पूरे विश्व के लिए खतरे की बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया पर यूएन क्या है, प्रतिबंध लगाना चाहता है, उसको धमकाना चाहता है। ठीक है, तो यूएन के ये 5 परमानेंट मेंबर, 5 शक्तिशाली राष्ट्र अगर कहें कि नॉर्थ कोरिया जो है परमाणु परीक्षण ना करे, बम ना फोड़े, तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी। अब आप बोलोगे विश्व युद्ध जैसी स्थिति कैसे नहीं होगी? तो क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड नेशन और के फैसले के खिलाफ जाता है और फिर भी गलत काम करता है, फिर भी बम फोड़ता है जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा हो, तो यूएन की जो पीस कीपिंग सेना है या यूएन की जो सेना है वह संपूर्ण सेनाएं, जिसमें 193 देश आते हैं, और इन 5 महाशक्ति की सेनाएं नॉर्थ कोरिया पर आक्रमण कर देगी, और इन्हीं से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया भी डर के मारे बम फोड़ना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो इससे विश्व युद्ध का खतरा वहीं पे समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर एक कंडीशन ये तो हो गया, और अगर नॉर्थ कोरिया का कोई समर्थन कर दे, तो मतलब कि नॉर्थ कोरिया का जो है परमानेंट मेंबर P5 में से कोई एक मेंबर सपोर्ट करे नॉर्थ कोरिया को, तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसी परिस्थिति से ही बचने के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी मुद्दे पर यूएन किसी संबंध में निर्णय लेने में फंस जाए या निर्णय लेगा, तो यह आपसी सहयोग या आपसी सहमति से ही फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है प्रावधान? इसमें से तो समझिए आप, जो 15 देश हैं, 5 तो हो गए परमानेंट और 10 हो गए नॉन परमानेंट। ठीक, तो उन 15 में से 9 देशों की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, तभी निर्णय ले सकता है यूएन। ठीक है, 15 में से 9 की सहमति क्या है, अनिवार्य है, तभी यूएन में कोई फैसला लिया जा सकता है। ठीक, तो 9 लोगों ने यह कह दिया कि तुम अब यह काम नहीं करोगे, तो उनको यह मानना ही पड़ेगा। किसको? नॉर्थ कोरिया को। ठीक, और अब आप बोलोगे सर कि 15 में से तो सिर्फ 9 ही चाहिए, है ना? 15 में से तो सिर्फ 9 ही चाहिए, तो क्यों ना मैं इधर से 4 ले लूँ और इधर से कितनी इनको ले लूँ, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 9 से ज़्यादा ही हो रहा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 14। ठीक, और मैंने किसको नहीं पूछा? यूएस को नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में अगर जो है अमेरिका जो है चाहे तो इन सभी के फैसलों को बदल सकता है। कैसे? वीटो पावर से। ठीक, अगर वह असहमति जाहिर कर दे, कौन? यह परमानेंट मेंबर के पास ही है ना वीटो पावर। अगर वह चाहे कि मैं भाई आप लोगों के पक्ष में नहीं हूँ, तो वह फैसला नहीं पास हो गया, वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि यूएन में भारत के खिलाफ भी कई प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन अकेले रसिया ने भारत का साथ दिया और वीटो पावर कर दिया, जिससे भारत के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक है, यही है वीटो पावर। तो यही है क्या? वीटो पावर कि एक परमानेंट मेंबर अगर बचा रह गया, वह अगर चाहे तो इन 9 के निर्णयों को क्या कर सकता है, या इन बाकियों के निर्णयों को बदल सकता है। एक परमानेंट मेंबर क्या कर सकता है? बदल सकता है। किसके जरिए से बदल सकता है? अपनी वीटो पावर के जरिए से। यदि 14 देश भी उसके खिलाफ हैं और एक परमानेंट मेंबर वीटो कर दिया या उसके समर्थन में नहीं है, तो इन 14 देशों का जो है
निर्णय अकेले वीटो पावर के दम पर वह क्या है, बदल सकता है। यही है वीटो पावर। तो हम तभी कहा जाता है कि नॉन परमानेंट मेंबर में कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप निर्णय नहीं ले सकते। भाई कोई मतलब ही नहीं है ना कि कोई आप निर्णय लिए, आप मिलकर कोई निर्णय लिए और कोई एक परमानेंट मेंबर वीटो कर दिया, तो उस प्रस्ताव का तो कोई क्या है, कोई मूल्य ही नहीं रह गया। तो इस कारण ये कहा गया है कि नॉन परमानेंट मेंबर में कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर की गलती नहीं बल्कि परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। किसका? यूएन का। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि क्या है वीटो पावर और क्यों भारत परमानेंट मेंबर बनना चाहता है यूएन का। ठीक है, अब आप पूछोगे सर कि क्या भारत ही यूएन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है? क्या और भी कोई देश है जो यह दावा ठोकता हो कि वह भी यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के लिए वह भी योग्य है, बेस्ट है? क्या कोई भी देश या कोई अन्य देश भी यह दावा करता है क्या कि मैं परमानेंट मेंबर बनने का पूर्ण योग्यता रखता हूँ और मैं ही सक्षम हूँ? तो हाँ दोस्तों, तो उन देशों को कहा जाता है G4। तो कौन कौन से देश हैं? तो कौन कौन से देश हैं जानते हैं? जापान, ठीक है, भारत, जर्मनी और कौन? ब्राज़ील। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? G4 कंट्री, जो यह दावा करते हैं कि वे यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के पूर्णतः योग्य हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर कि भारत किस आधार पे यह कहता है कि वह यूएन का परमानेंट मेंबर बनने के पूर्णतः योग्य देश है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अपना पक्ष रहते हुए यूँ कहता है कि वह दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है। ठीक, पहला कि वह लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला देश है। ठीक, और दूसरा इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन में भी दुनिया का फर्स्ट रैंक में आता है। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन में भी आता है, या यूँ कहें हमारे लड़के लगे हुए हैं, जल्द ही फर्स्ट पोजीशन में लार्जेस्ट पॉपुलेशन में हम आ जाएंगे। ठीक, वाह। तीसरा पॉइंट कि फास्टेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, जो कि टॉप 5 फास्टेस्ट इकोनॉमी कंट्री में हमारा देश भारत का नाम आता है। और जो है जब यूएन बना उसका फंडिंग मेंबर भी है। जब यूएन बन रहा था तो उसको फंडिंग करने वाले देश में भारत भी शामिल था। और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स में अब तक भारत पूरी अन्य देशों की तुलना में 2 गुना तक सेनाएं जो है भारत अकेले भेज चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत यूएन के संबंधों पर विश्वास करता है, वह यूएन को बहुत कुछ मानता है। 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। न्यूक्लियर पावर होते हुए भी यह कसम खा रखी है कि हम न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम का उपयोग नहीं करेंगे, ना किसी को धमकाएंगे कि भाई हम आपको न्यूक्लियर बम फेंक के मार देंगे। ऐसा कभी भी भारत नहीं करता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कैपेबल है फिर भी चलाने की धमकी कभी भी भारत नहीं करता है। डिफेंस के हिसाब से भी भारत टॉप 10 में आता है। दुनिया की 15% आबादी भारत स्वयं रखता है, तो उन 15% आबादी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, यह भारत का कहना है। यूएन में जो 5 सदस्य हैं वे पूरे विश्व का इंटरनेशनल बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करते हैं, या यूँ कहें ठीक से नहीं करते हैं। जैसे कि एशिया को क्या है, एशिया के पास नॉमिनल सा रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बनने का प्रबल दावेदार है और उसको बनाने की सख्त ज़रूरत है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत क्यों यह कहता है कि उसको यूएन का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। ठीक, तो पहला तो उसका उद्देश्य भी समझ लेते हैं। विश्व में युद्ध को क्या करना है, रोकना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास को उभारना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना, जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से क्या करना, विश्व को बचाने की कोशिश करना। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अंगों के नाम भी आप जान लीजिए। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय। ठीक, तो आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यूएन के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। आपका ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।